ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे एबीपी रिपोर्ट में बिहार की खबरों से और सबसे पहले बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के आज भारत बंद का ऐलान किया गया और ऐसे में बिहार में महागठबंधन का जो चक्का जाम है वो शुरू हो चुका है। ये दिखाई दे रहा है जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन रोक दी है और आपको ये बड़े अपडेट इस वक्त बिहार से दे दे। बिहार के सियासत को देखते हुए लगातार जो समीकरण है वो बदलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें आज महागठबंधन ने बिहार में चक्का का जाम बुलाया है क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर के पुनर्निरीक्षण को लेकर के और साथ ही जो 8 दस्तावेज मांगे गए हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। वो कह रहा है कि गरीब तबका जो है ये 8 जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो गरीब तबका कैसे लाकर देगा और उसके एवज में आज भारत बंद बुलाया गया है। और ऐसे में तस्वीर आपको जहानाबाद की दिखा रहे हैं। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन जो है वो रोकी है और NH-83 के पास भी जाम लगाया गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां पर देखिए प्रदर्शनकारी किस तरीके से झंडा लेकर ट्रैक पर उतर गए हैं और यह आह्वान पहले ही किया गया था। आपको पता होगा संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज यानी कि 9 तारीख को वो बिहार बंद का आह्वान करेंगे और साथ ही जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर के फेरबदल किया गया है, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में लगातार पुनर्निरीक्षण के नाम पर तमाम बिहार के गरीब लोगों को इससे बाहर कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, वोट नहीं कर पाएंगे। साथ ही विरोध 8 उन दस्तावेजों को लेकर के है जो हवाला दे रहे हैं ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। ये 8 जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो बिहार का गरीब तबका लाकर नहीं दे सकता और सीधे सीधे वो तबका जो है वो वोट देने से विधानसभा में वो बाहर हो जाएगा। और इसी को लेकर के लगातार देखिए बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आज ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ये जानकारी दे दे कि आज मजदूर संघ जो है वो भी आज भारत व्यापी बंद का आह्वान कर चुका है और आज मजदूर संघ भी पूरे भारत में भारत को बंद रखने वाला है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये दोनों ही एक बड़ा जो गुट है वो आज बिहार को लेकर के तमाम भारत में भी जो बंद है उसका आह्वान उन लोगों ने किया है। और ऐसे में कहां इसका असर होगा वो भी लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखाता रहेगा। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के जहानाबाद की, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन को फिलहाल ट्रैक पे ही रोक दिया गया है और ये बात कही जा रही थी कि बिहार में जो इसका असर है वो लगातार देखने को मिलेगा क्योंकि विपक्ष बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार इसको व्यापक रूप से आज करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि संविधान का गलत इस्तेमाल यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं और कुछ संविधान विरोधी जो ताकतें हैं। साथ ही आपने देखा कैसे जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि कैसे राहुल गांधी सामने आकर के बिहार में लगातार ये अब बिहार बंद का आह्वान वो कर चुके हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बिहार के जहानाबाद की है। पुनरीक्षण को लेकर के बिहार में सियासी घमासान पर बात होगी। ये सियासी घमासान चरम पर है। ये विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन के नेता आज पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। क्या कुछ होगा देखिए। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर अब संग्राम सड़क पर भी दिखने लगा है। बिहार में विपक्ष ने चक्का जाम करने का आज ऐलान किया है। पटना में इंडिया गठबंधन के नेता पैदल मार्च करेंगे। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर से बिहार चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च होगा। पैदल मार्च की अगुवाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। मार्च में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद, आरजेडी सांसद संजय यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। विपक्ष के चक्का जाम को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। एनडीए के नेताओं ने इसे विपक्षी नेताओं का सियासी ड्रामा बताया है। कुछ संविधान विरोधी लोग आए बिहार बंद का घोषणा कर रहे हैं। उसमें बड़े नाम है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव। राहुल जी आज तक तो कभी इस तरह के कार्यक्रम में पटना में जाकर सड़क पर उतरे हों ऐसा उदाहरण नहीं है। इस बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि सामने चुनाव है। बिहार के लोगों को मालूम है कि चुनावी लाभ के लिए इन लोगों का कार्यक्रम है। बिहार बंद के ऐलान के एक दिन पहले
कल जहानाबाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से मशाल रैली निकाली गई। इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और बंद को सफल बनाने की अपील की गई। और देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर के जारी विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सटीक वोटर लिस्ट जरूरी होता है और इसीलिए ये पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। देखिए, बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के लिए आखिरी तारीख 25 जुलाई तय की गई है, लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है उससे लगता है कि ये काम तय सीमा से पहले ही हो जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल मतदाता करीब 7.90 करोड़ हैं। 3.71 करोड़ फॉर्म इकट्ठा कर लिए गए हैं। 40.95% सत्यापन फॉर्म जमा हो चुके हैं। 7.70 करोड़ फॉर्म वितरित किए गए थे। 18.16% फॉर्म ECINET में अपलोड हुए हैं। बिहार में मचे बवाल के बीच देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का सटीक होना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपरिहार्य है। 22 साल बाद हो रही इस कवायद का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पात्र लोग ही मतदाता सूची में शामिल हो सके। तेजस्वी यादव ने पूरी प्रक्रिया पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कई जगह कहा जा रहा है कि आधार कार्ड ही काफी है, तो कहीं कहा जा रहा है कि किसी दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है। इससे भारी भ्रम की स्थिति बन गई है। एनडीए से भी चिंता के सुर सुनाई देने लगे हैं। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उनका कैसे होगा? या बहुत सारे लोग यहाँ हैं भी तो उनके पास संबंधित कागज नहीं है। समय रहता तो कागज लोग बनवा लेते। तो यह जो चिंता है, इस चिंता को इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एड्रेस करे। और चलिए बात बिहार के चर्चित हत्याकांड की। बिहार पुलिस ने पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में अहम खुलासा किया है। आपको यहां पर बता दें, पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराने और मास्टरमाइंड बिल्डर अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं शूटर उमेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज राहुल गांधी खेमका के परिवार से मिलने जाएंगे। क्या कुछ होगा दिखाएंगे, देखिए। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड बिल्डर अशोक साव है। मामला जमीन और कारोबारी विवाद से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई है। ये दावा बिहार पुलिस का है। एक आरोपी जो कि बिल्डर है, उसका नाम अरुण साव है, उसी ने सुपारी दी। साजिश में शामिल एक आरोपी विकास उर्फ राजा मुठभेड़ में ढेर हो गया, जबकि पैसे लेकर हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी उमेश यादव न्यायिक हिरासत में है। शूटर उमेश कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। करोड़ों रुपए की संपत्ति वाले गोपाल खेमका को महज चंद रुपयों के लिए मार दिया गया। शूटर उमेश ने 50,000 रुपए एडवांस लेकर गोपाल खेमका पर गोली चलाई। सूत्रों के मुताबिक हत्या की सुपारी 4 लाख रुपए में दी गई थी। शूटर उमेश को 50,000 पहले दिए गए, बाकी के 3.5 लाख हत्या के अगले दिन मिले। शूटर और अशोक साव एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज राहुल गांधी गोपाल खेमका के घर जाएंगे। आपको बता दें, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज गोपाल खेमका के घर जाएंगे राहुल गांधी। गोपाल खेमका के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और लगातार जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के अब सरकार को घेरा है, नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये जंगल राज है। वापस बिहार में जंगल राज का कब्जा हो गया है और किस तरीके से हत्या लगातार सुबह से लगातार पूरे बिहार में हत्याकांड चल रहा है। और ऐसे में जो राहुल गांधी हैं, आज गोपाल खेमका हत्याकांड में तमाम उनके जो घर वाले हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए गोपाल खेमका के घर जाएंगे। और बिहार के रक्त चरित्र पर राजनीति इस बात की हो रही है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सही था या नहीं। जेडीयू उस एनकाउंटर के बिना पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं आरजेडी ने खेमका हत्याकांड से जुड़े आरोपी के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े किए हैं। देखिए, पटना में हुए एनकाउंटर को बड़ी कार्रवाई बताते हुए जेडीयू ने तेजस्वी को लालू शासन के इतिहास को देखने की नसीहत दी। तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना। ये गोपाल खेमका जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं, आज सारे अपराधी पकड़ा गए।
इधर जिस एनकाउंटर पर जेडीयू गदगद है, आरजेडी ने उसी पर सवाल खड़े कर दिए। एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता। वो पूरे तार पता चलने चाहिए। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कानून व्यवस्था पर सत्ता और विपक्षी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की, जहां फिर एक बड़ा हादसा हुआ है और वहां आए एक श्रद्धालु की जान चली गई। देखिए, इससे पहले 3 जुलाई को भी बागेश्वर धाम में बारिश के बीच टेंट गिर गया था। एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और अब हुए हादसे में 40 साल की अनीता देवी की जान चली गई, जो अपनी बेटी और परिवार के बाकी लोगों के साथ बागेश्वर धाम पहुंची थी। सोमवार रात 10 बजे बागेश्वर बाबा से दीक्षा ली और मंगलवार सुबह 4 बजे के करीब बारिश के कारण ढही दीवार की चपेट में आ गई। कैसे घटना हुई सर? एक वो लोग कहीं सोए हुए थे और एक दीवार गिरने की पर ये घटना बारिश हुई है। सर दीवार कैसे गिरी सर? बारिश से दीवार के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। इस बीच बागेश्वर धाम की बड़ी पहाड़ियों के पीछे एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान सतना के राजा बंसल और युवती की पहचान बिहार की रानी कुमारी के रूप में हुई है। बागेश्वर धाम में जो बड़ी पहाड़ियाँ पार्किंग है, उसके पीछे एक नीम के पेड़ पर 2 शव लटके हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया भी ये सुसाइडल ही मामला है। पीएम रिपोर्ट में भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि जो मृत्यु है वो सुसाइड से ही हुई है। वजह क्या रही, कारण क्या रहा, उसकी अभी जांच चल रही है। और बात यही नहीं रुकी, बागेश्वर धाम में बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित होम स्टे को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, ये बागेश्वर धाम में सरकारी बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें हैं। सरकारी बुलडोजर गरजा और सरकारी जमीन पर बने 6 होम स्टे को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ दुकानों और होम स्टे के अवैध बिजली के कनेक्शन भी काटे गए। बागेश्वर धाम में ये बड़ी कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की टीम ने की। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित एक होमस्टे को सील किया गया। 6 होमस्टे ध्वस्त किए गए और अन्य होमस्टे जो मानकों के अनुरूप नहीं थे उनको हटाने की चेतावनी भी दी गई। इसके साथ ही अवैध बिजली कनेक्शन होने पर 27 दुकानों एवं होमस्टे के बिजली कनेक्शन काटे गए। इसके अलावा 50 से अधिक खाने पीने की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया, जिनमें मानकों के खिलाफ काम करने पर खाने पीने की 3 दुकानों पर ताला जड़ दिया गया। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स की बेटी लापता है। पुलिस के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। जब किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी तो वो सीधे एसपी साहब के सामने पहुंच गया। देखिए, आम तौर पर ऐसी तस्वीर मंदिरों के बाहर देखने को मिलती है, जब अपनी फरियाद लेकर भक्त भगवान की चौखट पर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें भी फरियाद की है, लेकिन जगह कोई मंदिर नहीं बल्कि एमपी के छतरपुर का एसपी ऑफिस है, जहां ये माता पिता अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाने पहुंचे। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 23 मई को उनकी बेटी को मोहल्ले के कुछ दबंगों ने अगवा कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने गढ़ी मलहरा थाने में लिखवाई। लेकिन पुलिस ने नामजद एफआईआर की जगह अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। एसपी साहब के यहाँ आया मैं, क्योंकि मेरी बेटी 17 साल 9 में 23 तारीख से लापता है। 23 मई से आज तक पुलिस ने नामजद एफआईआर नहीं करी। वो मैं एसपी साहब के यहाँ 5 बार ज्ञापन दे चुका। मैं दंड भरते हुए आया, क्योंकि मंदिर में आपको न्याय जब मिलता है जब दंड भरते जाओ, इसलिए मैं दंड भरते ही जाया। और मध्य प्रदेश के बाद अब खबर हरिद्वार से, जहां पर एक महिला की चेन लूटकर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया, जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। देखिए, थप्पड़ों और लात घूसों की ये बरसात उस शख्स पर हो रही है जिस पर एक महिला की चेन लूटकर भागने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि भीड़भाड़ का फायदा उठाकर आरोपी चेन लूटकर भाग रहा था, लेकिन भीड़ में ही मौजूद कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। महिला के साथ चैन स्नैचिंग करने का जो प्रयास है इस युवक ने किया था, उसने चैन लूटने का प्रयास किया था, जिसको लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, चारों ओर जाम लगा हुआ है। घटना गोविंदपुरी इलाके की है।
जहां से आरोपी एक महिला की चेन लूटकर भागा। महिला ने शोर मचाया तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और सेक्टर 2 पीच बाजार के पास आरोपी को धर दबोचा। उसके बाद और भी लोग जमा हो गए और आरोपी को जमकर पीटा। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। आरोपी और उसकी बाइक को अपनी हिरासत में ले लिया। अब हरिद्वार पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि इससे पहले उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के महिपालपुर में बीती रात सरेआम मर्डर से सनसनी फैल गई है। वारदात महिपालपुर के अर्जुन कैंप की बताई जा रही है। यहां पर अर्जुन कैंप में बीती रात देर शाम 24 साल के सन्नी नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की खबर है। बताया जा रहा है कि सन्नी काम करके घर से लौट रहा था और घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमला करने वाले तीनों आरोपी पड़ोस में ही रहते थे और तीनों आरोपी आपस में भाई भी थे। आपको बता दें, उसमें से 2 भाइयों ने सन्नी का हाथ पकड़ा और तीसरे भाई ने चाकू से लगातार वार करके सन्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हत्या करने वाले तीनों आरोपियों के साथ सन्नी का किसी बात को लेकर के झगड़ा कहासुनी हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सन्नी की है जिसे मौत के घाट उतार दिया और दूसरी तस्वीर हम आपको महिपालपुर की दिखा रहे हैं जहां पर यह घटना घटी है। मेरे भाई को तीनों चारों भाइयों ने और इनके दामादों ने और इनके बाबा भांजों ने इसके चाकू मार दिया। लड़ाई हुआ था इनका कल परसों कोई झगड़ा हुआ था सर। मेरा भाई चाहिए मेरे को बस। मेरे भाई का नाम सन्नी है। कितने साल का? 22 साल का है। 22 का। अच्छा, पड़ोस के रहते हैं, सामने हमने घर हैं, झुग्गियाँ हैं, वो सामने हमने रह के उनने क्या करा, आपस में लड़ाई उड़ाई हुई तो कल वो थाने में भी आए थे, पुलिस थाने में, तो रफा दफा हो गया था यहाँ सर मैटर। कोई ऐसा कोई रंजिश थी नहीं, कोई बड़ी बात थी नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी की दिक्कत, ना पैसे को लेन देन, ना कुछ, बस खाली एक छोटी सी रंजिश के पीछे कोई बात थी। तो हमसे कह देता कि भाई वहाँ लड़के ने ये करा है वो करा है। उस लड़के ने फूटते छुरी मार दी। रवि नाम है उस लड़के का। मारने वाले लड़के का नाम रवि है, पकड़ने वाला राहुल और वो क्या नाम है उसका राजकुमार। राजकुमार के साथ 2 लड़के और थे, उसके 2 साले बताए जा रहे हैं। ये 5-6 लड़के हैं और उसकी माँ जो है पूरी गैंग को चलाने वाली है। और दिल्ली में एक शख्स पर अपनी गर्लफ्रेंड और 6 महीने की एक बच्ची को बेरहमी से हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें, दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के पिछले कुछ दिनों से दोनों में झगड़ा चल रहा था। देखिए, घटना मजनू कटीला इलाके की है। सोनल नाम की महिला अपनी दोस्त रश्मि के घर पर मौजूद थी, जबकि रश्मि अपनी बड़ी बेटी को लेने के लिए स्कूल गई थी। तभी वहां सोनम का बॉयफ्रेंड निखिल पहुंच गया और सोनल पर चाकू से हमला करने लगे। सोनल की हत्या के बाद निखिल ने रश्मि की 6 महीने की बच्ची अशिका को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जान से मार दिया। रश्मि जब स्कूल से घर लौटी तो खून से लथपथ दोनों के शव देखकर पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि निखिल और सोनम लिव इन में रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था और सोनल उसे छोड़कर रश्मि के घर रहने आ गई थी। और यूपी के चित्रकूट में एक ऑटो कार में मिली लाश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है और जो खुलासा है वो हैरान कर देने वाला है। आप भी देखिए। 30 जून को कार के अंदर से पुलिस को जला हुआ मोबाइल और एक सिम कार्ड मिला था। अंदाजा ये लगाया कि लाश शायद कार मालिक सुनील सिंह की है, जो किसी हादसे का शिकार हो गया। पूरी कहानी में यूटर्न तब आता है जब पुलिस सुनील सिंह के घर लाश की शिनाख्त के लिए पहुंचती है, लेकिन परिवार डीएनए कराने से इनकार कर देता है। इस बीच पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि जिसकी कार में लाश मिली वो तो अपने रिश्तेदार के घर घूम रहा है। पुलिस को शक हुआ और सुनील सिंह की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि सुनील सिंह ने बैंक से 2 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसे चुकाना उसके बस की बात नहीं थी। लिहाजा साउथ की एक मूवी देखकर उसने शराब की दुकान से अपनी ही कदकाठी का आदमी चुना, उसे खूब शराब पिलाई। वारदात वाले दिन दोनों पति पत्नी उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए। कार के अंदर सिलेंडर का स्विच खोल दिया, जिसके बाद आग लग गई और कार के अंदर मौजूद शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई। सुनील को लगा कि अब बैंक से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसकी तो हादसे में मौत हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म तो छिपाए नहीं छिपता। पुलिस ने अब दोनों पति पत्नी को एक निर्दोष शख्स की हत्या करने के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया है। और यूपी के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां पत्नी से परेशान एक शख्स ने प्रशासन के आगे इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। देखिए।
हाथों में बड़ा सा पोस्टर, बगल में पत्नी की तस्वीर और इच्छा मृत्यु की मांग। डीएम ऑफिस में धरना पर बैठे इस शख्स का नाम सुमित सैनी है, जो पत्नी की हरकतों से इतना अजीज हो चुका है कि सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है। मुझे उससे जान का खतरा है, क्योंकि कई बार उसने मुझे मरवाने का प्रयास कर चुकी है। चाहे मैं 2 दिन में मरना हो, चाहे 3 दिन में, मैं बस इच्छा मृत्यु चाहता हूं। अपनी पत्नी ने, मेरी पत्नी ने समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा है। इधर पत्नी का कहना है कि सुमित उससे आए दिन मारपीट करता रहता है। पत्नी का ये भी आरोप है कि उनके मामा ने जबरदस्ती उनकी शादी सुमित से करवा दी। फिलहाल घरेलू विवाद का ये मुद्दा शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के कटनी में एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया और पुलिस आ गई। देखिए, आरोपी पति ऑफिस की ही एक महिला कर्मचारी के साथ उसके फ्लैट पर मौजूद था, जहां पत्नी अपने बच्चों को लेकर पहुंच गई। सुनिए, आप थाने चलिए, मेरी बात सुनिए ना। फ्लैट से होता हुआ मामला पुलिस थाने जा पहुंचा, जहां महिला की हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। पत्नी का आरोप है कि दोनों की शादी मंदिर में हुई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से आरोपी पति उसे अकेला छोड़कर महिला के साथ उसके फ्लैट में रह रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर आरोपी दीपक तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और गुजरात के सूरत में एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट और हत्या का मामला है। वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फरार लुटेरों की तलाश कर रही है, लेकिन एक लुटेरा भागते समय लोगों के हत्थे चढ़ गया। देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब शोरूम में लूटपाट के बाद बदमाश भाग रहे थे। इसमें दिख रहा है कि 4 बदमाश वारदात के बाद भाग रहे हैं। इनमें से एक बदमाश के हाथ में बैग भी है। इसी बैग में लुटेरे ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद कुछ लोग उनके पीछे डंडा लेकर भागते दिखे। चारों बदमाश रात करीब 9 बजे श्रीनाथ जी ज्वेलर्स के शोरूम में घुस आए। लूटपाट के दौरान आशीष नाम के युवक ने विरोध किया तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लूटपाट के बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। और लुधियाना में एक युवक के साथ लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में कुछ बदमाश युवक को धारदार हथियार से धमकाते हुए नजर आए। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि युवक की बाइक जमीन पर गिरी हुई थी और वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। इस दौरान ये युवक कभी कान पकड़ता तो कभी हाथ जोड़ता, लेकिन बदमाशों ने इसे नहीं छोड़ा। तभी धारदार हथियार लेकर खड़े बदमाश ने इस युवक की जेब से फोन निकाला और फोन का लॉक खोलने के लिए कहने लगा। युवक ने जब फोन का लॉक नहीं खोला तो दूसरा बदमाश बाइक से उतरा और इसे हथियार से डराने लगा। युवक ने जब फोन का लॉक खोला तो उसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए और भाग निकले। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में आगे बात प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने एक बार फिर विदेश में भारत की बढ़ती ताकत और अहमियत का एहसास करवाया है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। देखिए, 57 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्राजील के राजकीय दौरे पर पहुंचा। ऐतिहासिक दौरे के लिए बेहद भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ब्राजील के प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। स्वागत में राम भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। पीएम मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा। ये सम्मान भारत और ब्राजील के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत ब्राजील सहयोग को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। और 2014 से लेकर अब तक 26 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं, जिनमें अब ब्राजील का नाम भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति का आभार जताया और सम्मान को दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित किया है। देखिए, मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़
भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिवसीय ब्राजील दौरा कई मायनों में बड़ा खास रहा है। इस दौरान उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर व्यापार, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीक और आतंकवाद के मुकाबले जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। 6 अहम करार किए। देखिए, भारत और ब्राजील के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इस दौरान आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की निंदा की, जिस पर पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। और दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को डीजल पेट्रोल 31 अक्टूबर तक मिलता रहेगा। इसे फिलहाल बंद नहीं किया गया है। देखिए, ये खबर दिल्ली एनसीआर के 62 लाख गाड़ी मालिकों के लिए राहत भरी हो सकती है। दरअसल एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर फिलहाल बैन हट गया है। 1 जुलाई से ओवर एज गाड़ियों पर फ्यूल बैन लगा हुआ था, लेकिन अब 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को राहत मिलने के साथ साथ 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को भी कुछ महीनों तक राहत मिली है। इन नियमों को दिल्ली एनसीआर के 5 जिलों में भी लागू किया गया है। इसमें दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत की गाड़ियों को राहत मिली है। ये अहम फैसला CAQM की बैठक में लिया गया, लेकिन 1 नवंबर 2025 से ये प्रतिबंध फिर लागू हो सकता है। हम इसको आगे लेके जाएंगे। दिल्ली के अंदर उन्हीं व्हीकल्स के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हों। किसी एज सीमा की, किसी उम्र के तहत किसी एंड ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। इस फैसले से लोग फिलहाल तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि 1 नवंबर से क्या होगा। ये गाड़ी तकरीबन 70,000 किलोमीटर चली है अभी तक, लेकिन गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये 1 नवंबर का डेट दिया है इन्होंने कि नवंबर में ये गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। ऐसा कि यूरो 4 बंद कर रहे हैं लोग, यूरो 6 वाली गाड़ियाँ चलेंगी, तो वैल्यू भी नहीं लग रही है गाड़ियों की। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि बिहार से है। बिहार में आज इंडिया गठबंधन ने चक्का जाम का आह्वान किया है और ऐसे में आपको बता दें चक्का जाम शुरू हो गया है। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन रोकी है और अररिया, दानापुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन आज बिहार बंद का आह्वान जिस तरीके से किया गया है, उसका जो असर है वो पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपनी राजनीति सेकने का काम यहां पर कर रही है। और ये जो विरोध है, आपको बता दिए, जो चक्का जाम है वो जो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण है उसको लेकर के और साथ ही जो 8 दस्तावेज मांगे गए हैं उसके खिलाफ आज किया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें तस्वीर जहानाबाद की है और ये जो चक्का जाम है अब उसकी तस्वीर आनी शुरू हो गई है। तस्वीर जहानाबाद की, बिहार के, और ऐसे में कहा जा रहा है कि अररिया में भी, दानापुर में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये तो अभी चक्का जाम की शुरुआत है। 2 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे दिन भर आज बिहार बंद है। ऐसे में बिहार में इस बंद का कितना असर होता है, राजनीतिक तौर पर कितना असर होगा वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जो तस्वीरें सामने आ रही हैं,
चाहे वो जहानाबाद हो या फिर दानापुर हो या फिर अररिया हो, उससे ये लग रहा है कि ये जो बंद है ये व्यापक रूप से होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बंद सिर्फ आज इंडिया गठबंधन ने नहीं बुलाया है, बल्कि आज मजदूर संघ ने भी पूरे भारत में बिहार के साथ साथ बंद का आह्वान किया है। ऐसे में हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निधि श्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निधि, आज बंद का आह्वान किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से और पहली जो तस्वीर है वो आनी शुरू हो गई है, चाहे वो जहानाबाद हो, अररिया हो या फिर दानापुर हो। अभी तो शुरुआत है, अभी दिन भर बाकी है। क्या ये व्यापक रूप से आज ये जो बंद बुलाया गया है, क्या ये कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जहानाबाद हो, अररिया हो या हाजीपुर से, हाजीपुर की तो महुआ के विधायक जो हैं वो खुद इस बंद के आह्वान में शामिल हुए हैं और चक्का जाम की जो तस्वीरें हैं, इस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं तमाम लोग और विशेष तौर पर जो विपक्षी दलों के नेता हैं तमाम, वो सभी जो है वो सड़क पर उतर करके चक्का जाम कर रहे हैं। रेल रोकने की कोशिश की जा रही है और शुरुआती ये तस्वीरें हैं, ये बताता है कि विपक्ष ने इस मकसद से आज रेल रोको या सड़क जाम का आह्वान किया है कि आज इस वोटबंदी जिसका नाम दिया है विपक्ष ने, इसको सफल बनाएंगे। और इसी मकसद से आज सुबह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे हमने दर्शकों को दिखाई जहानाबाद हो या अभी अलग अलग जिलों की तस्वीरें आ रही हैं कि आज सुबह 6 से 7 बजे की करीब जब तमाम लोगों को बुलाया गया है, उसके बाद एक ट्रेलर के तौर पर ये तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। और आज पटना में तेजस्वी और राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल होंगे और उसके बाद क्या तस्वीरें आती हैं ये देखना होगा, लेकिन ये अलग अलग जिलों से बिहार के तस्वीरें हैं जो हमारे सामने हैं। बिल्कुल निधि, हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी कुछ और सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल दो तस्वीर अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। और तस्वीर ये देखिए, बिहार के जहानाबाद की तस्वीर है, जहां पर रेल लाइन पर, रेल ट्रक पर देखिए कैसे ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही है। और दानापुर की तस्वीर भी आ गई है, बिहार के दानापुर की तस्वीर है, जहां पर जो मेन सड़क है वहां पर टायर जला करके आज बंद जो बुलाया गया है, वोटर बंद, जो हमारी संवाददाता बता रही थी कि इस पूरे बंद का नाम वोटर बंद दिया गया है, वो बुलाया गया है, उसकी शुरुआत हो गई है। और तस्वीरें जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों से निकल कर सामने आ रही है, उसको देख करके ये लगता है कि दिन भर ये जो बंद आज बुलाया गया है इसका व्यापक असर होने वाला है। और देखिए साथ ही किस तरीके से जो लोग हैं वो हाथों में झंडा लेकर के, हरे रंग का झंडा है जिस पर लालू यादव और साथ ही तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है, और ये दिखा रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से कि आज ये जो बंद बुलाया गया है उसका हम समर्थन करते हैं और ऐसे में आज बिहार को बंद रखा जाएगा। और ये देखिए हाथों में झंडा लेकर के लोग सड़क पर उतर गए हैं और ये हम बार बार कह रहे हैं, शुरुआती तस्वीर है वो आनी शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं। अररिया की तस्वीर है जहां पर सड़क पर लोग अब उतर गए हैं और जो बंद बुलाया गया था उसको अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है और कैसे टायर को जला करके इस बंद का आह्वान करने की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें जहानाबाद ललन कुमार यादव, पटना जिला उपाध्यक्ष राजद। लोग की मांग है, आज पूरा बिहार चक्का जाम और बंद है। महागठबंधन का और देखिए अररिया में जो टायर है उसको जला करके मेन सड़क पर, मुख्य सड़क पर यह आह्वान किया जा रहा है कि अब जो ये प्रदर्शन है वो आगे और बढ़ेगा। लेकिन क्या ये प्रदर्शन अभी ये टायर जलाने तक सीमित रहेगा या ये प्रदर्शन उग्र भी होगा? खासकर देखिए दानापुर की तस्वीर है, लेकिन पटना की तस्वीर अभी बाकी है। पटना और जो बड़े जगह हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने ये कहा था कि वहां पर वो खुद भी जाएंगे और खुद ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खुद इस पूरे बंद का वो अगुवाई करेंगे। तो ऐसे में 3 तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें पहली तस्वीर जहानाबाद की, दूसरी तस्वीर अररिया की और तीसरी तस्वीर दानापुर की। और 2 मुख्य जगह जहां पर जहानाबाद और अररिया है, यहां पर देखिए ट्रेन को रोका गया है और ये कहा भी जाता रहा है आगे से कि बंद को अगर व्यापक रूप से करना हो तो सबसे पहले जो रेल मार्ग है उसे रोका जाना चाहिए। और ऐसे में रेल को यहां रोका गया है जहानाबाद और अररिया में। देखिए जो समर्थक हैं इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी यादव के, कांग्रेस के, वो तमाम लोग ट्रैक पर साथ ही सड़क पर उतरे हैं। अररिया में ट्रेन को रोका गया है, जहानाबाद में रोक रहे हैं, दानापुर में ये देखिए जो टायर है उसको जला करके आज ये जो बंद है इसको धीरे धीरे ये आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये तस्वीर
3 ही जिलों से अभी आई है। पूरे बिहार में आज वोटर लिस्ट को लेकर के जो संशोधन किया जा रहा है, साथ ही वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण जो किया जा रहा है, उसमें 8 जो मुख्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन और ये चक्का जाम आज पूरे बिहार में किया जा रहा है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, ये तमाम लोग सामने आकर के ये कहते रहे हैं कि ये जो 8 दस्तावेज है वो बिहार का गरीब तबका कहां से ला करके सरकार को देगा, और ये जो गरीब तबका है वो सीधे सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव से ये तबका बाहर हो जाएगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार इसमें जो सत्ता पक्ष सरकार है और नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि 9 तारीख यानी कि आज के दिन पूरे बिहार में बंद किया जाएगा, और ये बंद का जो असर है वो 3 जिलों में ये देखिए फिलहाल दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर जहानाबाद की, दूसरी तस्वीर अररिया से आ रही है, तीसरी तस्वीर दानापुर की है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये शुरुआती तस्वीरें हैं। पूरे दिन भर आज बिहार में बंद का असर क्या और भी ज्यादा उग्र होगा, क्या और भी ज्यादा व्यापक रूप धारण करेगा, वो देखना होगा। लेकिन तस्वीरों में जहानाबाद में ये देखिए रेलवे लाइन पर जो लोग हैं वो उतर करके उन्होंने ट्रेन को रोक दिया है। ये पैसेंजर ट्रेन है जो फिलहाल स्टेशन पर लगी है, खड़ी है, और उस स्टेशन से उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर अररिया की है। यहाँ पर भी एक मालगाड़ी जो है वो ट्रैक पर खड़ी है, और वहाँ पर भी बंद का वाहन को लेकर के ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा पटरी से। और दानापुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैसे टायर को चला करके मुख्य सड़क पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार बंद को लेकर के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। वोटर लिस्ट विवाद पर आज बिहार बंद। बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम होगा, और ऐसे में राहुल गांधी आज बिहार का दौरा तो करेंगे ही, बिहार में तो रहेंगे ही, पटना में तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ गोपाल खेमका हत्याकांड में उनके परिजनों से भी बिहार में वो मिलेंगे, पटना में जाकर के। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे दे, बिहार बंद को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। पटना के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने आवास से निकल चुके हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके आवास की बाहर की, जहां गाड़ी में बैठकर राहुल गांधी पटना के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट विवाद पर आज बिहार में बंद बुलाया गया है, और ऐसे में राहुल गांधी पटना के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अगुवाई जो है इस बंद की वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी का आज पटना में होना बहुत ही ज्यादा लाजमी हो जाता है। और ऐसे में महागठबंधन का जो चक्का जाम है वो आज दिन भर जारी रहेगा। तो आपको बता दें, तेजस्वी के साथ साथ पैदल मार्च भी राहुल गांधी करेंगे। और आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब वो 9 तारीख को आज बिहार बंद का आह्वान करेंगे तो मार्च भी निकालेंगे। और ऐसे में ये देखिए राहुल गांधी अपने आवास दिल्ली से निकल चुके हैं पटना के लिए। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद ये जो बिहार में बंद का आह्वान किया गया है इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ से, इसको आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव के साथ पैदल मार्च भी करेंगे राहुल गांधी। और ये जो बंद है, ये इसका असर कितना राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें निकलकर बिहार के अलग अलग जिलों से आ रही हैं, वो बंद को लेकर के, वो उसका असर क्या व्यापक रूप से होगा और दिन भर किस तरीके से ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा, ये जो बंद है वो आगे बढ़ेगा, उसको देखना होगा। को बात इस वक्त खबर आपको नागपुर की दिखा देते हैं। नागपुर में भारी बारिश की वजह से सड़क जो है वो बंद पड़ गई है। और ये देखिए नागपुर की तस्वीर है, कैसे ये जो अंडरपास है यहाँ पर पानी भर जाने की वजह से 2 बसें इस अंडरपास में फंस गई हैं। साथ ही एक छोटी मारुति वैन भी है, ये भी फंस गई है। और कहा जा रहा है कि ये जो बस अभी फिलहाल फंसी है, इसके अंदर पैसेंजर्स हैं या नहीं है, ये खबर तस्वीर जो है वो बाद में साफ हो पाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से ऊपर ट्रेन जा रही है, लेकिन नीचे जो फ्लाईओवर है यहाँ पर बस फंस चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।